अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी अकेडमी का सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज एंजाइम्स का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर, देन पीएच, देन हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है। हीटिंग अगर हम करते हैं किसी चीज़ को, हीटिंग की वजह से मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मॉलिक्यूल्स होता है सबस्ट्रेट इन एंजाइम्स मूव मोर क्विकली, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन टू अकर इज इंक्रीज्ड। लिखा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन सच अ वे दैट इंक्रीज ऑफ अबाउट जस्ट 10 डिग्री सी इन एग्जिस्टिंग टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, बट दिस इफेक्ट रिमेन्स अप टू द सर्टेन लिमिट। कहने का मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है इंजाइम के रिएक्शन को, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाते हैं तो इंजाइम का रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। ऐसा टेम्परेचर जो प्रमोट करता है मैक्सिमम एक्टिविटी को, इसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन जो होता है वो बजाय इंक्रीज होने के कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? देखें आपने हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर आता, ऑप्टिमम टेम्परेचर के आने के बाद दोबारा कोई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता बल्कि कम होना शुरू हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रीज़न ये बताई जा रही है कि इंजाइम का जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो जो होता है आपके पास डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डी नेचर हो जाता है। लिखा है कि इंजाइम अनफोल्ड इन प्रिसाइज स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। इस वजह से जो है हमारे पास जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता, क्योंकि ऑब्वियसली एक हाई टेम्परेचर पे आपकी एक्टिव साइट लॉस हो सकती है, डीनेचुरेशन हो सकती है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर डीनेचुरेशन होती है हम उसे क्या कहते हैं, आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। Which bonds are most sensitive to temperature changes? So hydrogen bonds are more sensitive to temperature changes. ह्यूमन एक्टिविटी के लिए हमारे पास 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, लेकिन बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा है, और इतना हाई टेम्परेचर हम बायोलॉजिकल वॉशिंग्स में यूज़ करते हैं। लिखा कि इफ़ द टेम्परेचर इज रिड्यूस टू नियर और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, इंजाइम इनएक्टिवेट होते हैं, यानी डी नेचर नहीं होते। कहा जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें और इतना कम कर दें कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम कर दें तो इंजाइम सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे ये डी नेचर नहीं होते। यानी हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा को टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाते हैं तो इंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं, डी नेचर नहीं होते। जब हम दोबारा से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी को दोबारा से रीगेन कर लेंगे, यानी इंजाइम दोबारा से एक्टिवेटेड हो जाएंगे। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एक इनएक्टिव इंजाइम जो है, एक इनएक्टिव इंजाइम एक्टिव इंजाइम में कन्वर्ट होता है, उसे हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो टोटल हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसमें इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो उसे हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसमें इंजाइम की डीनेचुरेशन हो इसे हम क्या कहते हैं, आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारे पास और मैक्सिमम रेट अकर होता है वहाँ पे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। पीएच के बारे में लिखा हुआ कि एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली ओवर द पर्टिकुलर रेंज, दिस नैरो रेंज ऑफ द पीएच एट विच द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज अचीव्ड इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। जिसमें आपको मैक्सिमम रेट मिलता है वो ऑप्टिमम पीएच होता है। इंजाइम कन्फर्मेशन इज सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। अगर छोटा सा पीएच में चेंज आता है तो आपके अमाइनो एसिड के चार्जेस चेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा एक्टिव साइट जो हमारे इंजाइम में मौजूद है, अमाइनो एसिड्स उन एक्टिव साइट को बनाते हैं। तो हम थोड़ा सा पीएच में चेंज लाते हैं तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड के चार्जेस हैं उनमें इफेक्ट आ जाता है, और ओवरऑल टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इंजाइम का हमारे पास डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे पीएच के चेंजेस को स्लाइड चेंजेस में और हमारे पास एक्सट्रीम चेंजेस में डिवाइड किया गया है। अगर छोटा सा चेंज आया है आपके ऑप्टिमम पीएच में तो वो क्या करता है, अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन कर देता है। अमाइनो एसिड जो होता है वो आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर एक एक्सट्रीम लेवल पे चेंज आ गया है आपकी पीएच में तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी आयनिक बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है। वो आयनिक बॉन्डिंग जिसने आपकी एंजाइम की शेप को मेंटेन करना था वो डिस्टर्ब हो चुकी है, वो डीनेचर हो चुकी है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो बहुत सारे इंजाइम्स के लिए डिफरेंट है। जैसे अगर हम एक ऑप्टिमम एक्टिविटी कहें तो 6 से 8 है, लेकिन यहाँ से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जैसे पपेन जो ग्रीन पपाया है वो एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम दोनों में काम कर सकता है। प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम जो है वो सिर्फ एक्टिव मीडियम में काम कर सकता है, जैसे कि PH2
ट्रिप्सिन आपके पास जो है वो काम कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में, जैसे कि pH 8 पे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। नेक्स्ट आपके पास कहा जा रहा है कि इंजाइम की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर हमने इंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो हमने क्या करना है, पीएच और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख लेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे और अब हम चेक करेंगे इंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। आपने ये डिफरेंस करना है, जब आप इंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो पीएच टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी पीएच टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यहाँ पे हम इंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, वहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए इंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। जब हमने ये काम कर लिया तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इंजाइम की कंसंट्रेशन से। अगर सिर्फ एक इंजाइम है तो वो हंड्रेड्स ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेगा। इसलिए हमें इंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। जब इतना हम इंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, इतनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगे हमारे पास और इतने ज़्यादा सबस्ट्रेट जो होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेंगे। जाहिर सी बात है, इंजाइम की एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा सबस्ट्रेट आके वहाँ पर अटैच होंगे और ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। ये काम भी एक लिमिटेड टाइम तक हो सकता है। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और इंजाइम की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तब जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता। यानी हम एक लिमिटेड टाइम तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। जब वो इंजाइम की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में भी यही चीज़ लगी है कि सब जब अदर कंडीशंस पीएच और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और इंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी इंजाइमेटिक रिएक्शन की। रिएक्शन जो है वो अल्टीमेटली एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा और मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचने के बाद जो है वो फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तमाम तरह की एक्टिव साइट जो हैं वहाँ पे सबस्ट्रेट्स आ चुके हैं और फर्दर अब कोई एक्टिव साइट खाली नहीं बची है। यानी हमारे पास इतने एक्टिव साइट्स आ चुकी हैं इंजाइम्स की या सारे के सारे सबस्ट्रेट्स ने उनको फिल कर दिए। हमारे अब इसके बाद अगर आप बेशक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं, लेकिन वहाँ पे कोई एक्टिव साइट नहीं अवेलेबल जिसकी वजह से फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं हो सकता। इसके आप ज़रा देखिएगा, ग्राफ को देखिएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑल एक्टिव साइट्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। यहाँ पे यानी ये जो स्टेज है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज़ नहीं हो सकता क्योंकि तमाम की तमाम एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। ये यहाँ ये वो पॉइंट है मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पे फर्दर इंक्रीज़ नहीं हो सकता। नेक्स्ट इंजाइम कंसंट्रेशन का आप ग्राफ देखें तो रेट ऑफ इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन और इंजाइम कंसंट्रेशन ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है आपके पास नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप टेम्परेचर के ग्राफ को देखिएगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये है वो पॉइंट ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर जिसके बाद फर्दर आप जितना भी टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर को पे आपके पास कोई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसके बाद अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे भी तो आपकी जो है वो लॉस ही होता जाएगा। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखें, आपके पास लॉस ही होता जाएगा। तो याद रखिएगा, हम पीएच के अब ग्राफ को देखने जा रहे हैं। ये देखिए पीएच का ग्राफ है आपके पास। पीएच के ग्राफ पे अगर देखें, अगर छोटा सा पीएच में चेंज आया है तो ये एक ब्लैक लाइन से शो किया गया है, और एक एक्सट्रीम चेंज है जिसको हमने कहाँ पे शो किया है, रेड लाइन से शो किया। यानी एक्सट्रीम चेंज से हमारी आयनिक बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ पे स्लाइड सा चेंज आएगा तो आपके पास इतनी चेंजिंग्स नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा आपका चार्ज डिस्टर्ब होगा अमाइनो एसिड का और आयनाइजेशन हो जाएगी, लेकिन एक्सट्रीम चेंज की वजह से आपके पास बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो सकती है, आयनिक बॉन्डिंग। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।